In the name of Allah Almighty, the most beneficent and the most merciful, and with the 99 names of Allah Almighty, who is omnipotent and all-knowing. Dear students, today our topic is related to the explanation of gas laws from kinetic theory of gases. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो KMT है यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, उसमें जो आगे काइनेटिक गैस इक्वेशन थी उससे हम जो गैस लॉज जिनमें बॉयस लॉ और चार्ल्स लॉ को हम अपने लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो रिमेनिंग जो दो गैस लॉज हैं जिनमें एक हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ है और दूसरा ग्राहम लॉ है, हम इन दोनों को प्रूव करेंगे इस काइनेटिक गैस इक्वेशन से। तो चलते हैं सबसे पहले अपने एवोगैड्रोस लॉ की तरफ। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले एवोगैड्रोस लॉ को प्रूव करने के लिए मैं एक बात समझ लीजिएगा कि यहाँ पर हम एक गैस नहीं लेते, यहाँ पर हम दो गैसेस का सहारा लेते हैं। और आपको पता है कि एवोगैड्रोस लॉ की भी कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि मैं पहले भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता चलूँ कि दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक कांस्टेंट्स होते हैं और दूसरे नंबर पर वेरिएबल्स। अब कांस्टेंट टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जिन्होंने चेंज नहीं होना होता कोई भी गैस लॉ के अंदर, और वेरिएबल्स वो टर्म्स होती हैं जो चेंज होती रहती हैं। मसलन अगर हम बॉयस लॉ की बात करें तो वहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था और जो प्रेशर था और वॉल्यूम थे वो चेंज हो रहे थे। तो मैंने आपको बताया जो चीज़ चेंज नहीं हो रही होती उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो ये जो बॉयस लॉ है, बॉयस लॉ में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो बताइएगा ज़रा क्या कांस्टेंट होगा? एग्जैक्टली टेम्परेचर ही कांस्टेंट होगा। और वेरिएबल्स की बात करेंगे तो चूंकि वहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहे थे इस वजह से हम उनको वहाँ पर वेरिएबल्स का नाम देंगे। इसी तरह से चार्ल्स लॉ के अंदर ये वेरिएबल्स मुख्तलिफ होंगे, एवोगैड्रोस लॉ के अंदर ये वेरिएबल्स मुख्तलिफ होंगे, लेकिन हमारा कंसर्न एवोगैड्रोस लॉ से है। आपको पता है कि जो एवोगैड्रो लॉ है यहाँ पर कांस्टेंट तीन चीज़ें होती हैं। आप पूछेंगे सर कौन कौन सी? उनमें से एक प्रेशर है, एक वॉल्यूम है और एक टेम्परेचर है। ये तीन चीज़ें जो कि एवोगैड्रोस लॉ में कांस्टेंट होती हैं, मींस हम जितनी भी गैसेस लेंगे कंटेनर्स के अंदर उन सब के लिए हम प्रेशर को, वॉल्यूम को और टेम्परेचर को कांस्टेंट ही रखेंगे, यानी चेंज नहीं करेंगे। तो चलते हैं इन्हीं कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए। सबसे पहले टॉप पर मैंने लिखा कि इसमें हम दो गैसेस लेंगे और इन दो गैसेस में भी जो प्रेशर है, वॉल्यूम है और टेम्परेचर है ये सेम ही होगा, मतलब ये चेंज नहीं होगा। जाहिर सी बात है ये अलग-अलग कंटेनर में होंगी दोनों गैसेस, तो फिर हमें इन दोनों गैसेस की ये जो कंडीशंस हैं इनको सेम ही रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम मैसेज की बात करें तो ये जो मैसेज हैं इनके सेम नहीं होंगे, ये वेरी कर सकते हैं। और चूंकि ये वेरी करेंगे तो इस वजह से मुझे हर एक गैस का मैस उसको स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जो कि मैं मैस ऑफ गैस 1 को मैं M1 से रिप्रेजेंट करूँगा और मैस ऑफ गैस 2 को मैं M2 से रिप्रेजेंट करूँगा। उसके बाद अगर हम वेलोसिटीज़ की बात करें तो आप पूछेंगे सर किसकी वेलोसिटी? तो आपको पता है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटेनर के अंदर कोलाइड कर रहे होते हैं। आप पूछेंगे सर किसके साथ? तो वो अपने साथ और गैस की वॉल्स के साथ कोलाइड कर रहे होते हैं और उनके कोलिजन की वजह उनकी जो रैंडम मोशन है वो होती है। अब रैंडम मोशन का दूसरा नाम ही वेलोसिटी होता है। तो उन गैस मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होगी वो भी डिफरेंट होगी, जिसको हम C1 बार स्क्वायर से और C2 बार स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब पॉइंट ये है कि ये C1 बार स्क्वायर क्या है एक्चुअली, लेकिन उसको समझने के लिए C बार स्क्वायर समझते हैं, दैट इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जब हम कंटेनर की बात कर रहे होते हैं उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं हम उनकी वेलोसिटी को मीन स्क्वायर वेलोसिटी की टर्म्स में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम गैस 1 के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे तो वो C1 बार स्क्वायर होगी, और अगर हम गैस 2 के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे तो दैट विल बी द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस 2 और C2 बार स्क्वायर। इसके बाद अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी डिफरेंट होंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट होने के बाद अगर हम गैस 1 की बात करेंगे तो वहाँ पर N1 मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस 1 एंड N2 मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस 2। तो ये कुछ कंडीशंस थी जो एवोगैड्रोस लॉ को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, जिसमें हमने कॉन्स्टेंट्स को और वेरिएबल्स को डिस्कस किया।
अब हम इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, प्रूफ की तरफ चलते हैं कि आखिर हम किस तरह से काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर जो इक्वेशन मौजूद थी जिसको काइनेटिक गैस इक्वेशन का नाम दे रहता है, हम किस तरह से उस काइनेटिक गैस इक्वेशन से अपने जो एवोगैड्रोस लॉ है उसको डिराइव करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो आपने काइनेटिक गैस इक्वेशन KMT में पढ़ी थी, दैट इज PV इज इक्वल्स टू 1/3 mNc बार स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो काइनेटिक गैस इक्वेशन के अंदर यहाँ पर मैंने P के साथ ना ही 1 लिखा है और ना ही 2 लिखा है, हालांकि हम दो गैसेस की बात कर रहे हैं और मुझे लिखना चाहिए था कि यहाँ पर मैं P1 लिखता और V1 लिखता। अब कॉमन क्वेश्चन है, आप पूछेंगे सर आपने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, तो स्टार्ट में मैं आपको बता चुका कि जो प्रेशर है और वॉल्यूम है वो सेम ही है, वो चेंज नहीं हो रहे। तो अगर हम गैस 1 की बात करें या गैस 2 की बात करें, प्रेशर और वॉल्यूम सेम ही है। तो फिर जब वो दोनों चीज़ें सेम है तो फिर मुझे यहाँ पर किसी के साथ भी किसी गैस का रेफरेंस देना ज़रूरी नहीं है। मसलन मैं इसके साथ गैस 1 का रेफरेंस प्रेशर को नहीं दूंगा और ना ही वॉल्यूम को गैस 1 का या गैस 2 का रेफरेंस दूंगा। क्यों? मुझे पता है ये दोनों ही चेंज नहीं हो रही, ये दोनों गैसेस के लिए सेम ही हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के बाद अगर हम मैस की बात करें तो मैस चेंज हो रहा है। मैंने स्टार्ट में बताया दैट इज M1 ऑफ गैस 1 और N1 में नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी चेंज हो रहे हैं जिसको N1 से यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा, और C1 बार स्क्वायर दैट इज द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस 1। और ये सारा कुछ हम गैस 1 के लिए डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह से मैंने सबके साथ जो चीज़ें वेरिएबल्स थी जो चेंज हो रही थी मैंने उन सबके साथ 1 लगा दिया है। उसके बाद अगर हम गैस 2 के बारे में बात करें तो अगेन P और V के साथ मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगा और कोई 1 ना ही लिखूंगा और ना ही 2 लिखूंगा, लेकिन जो बाकी टर्म्स हैं जिसमें m मैस है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और वेलोसिटीज हैं, ये चूंकि चेंज हो रही हैं, इस वजह से जब मैं गैस 2 की बात कर रहा हूँगा तब मैं मैस ऑफ गैस को M2 लिखूंगा और जो सेकंड गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसको N2 लिखूंगा और जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ सेकंड गैस मॉलिक्यूल्स हैं उसको मैं C2 बार स्क्वायर से रिप्रेजेंट करूंगा। इसके बाद हम इन दो इक्वेशंस को आप देख सकते हैं कि इन दो इक्वेशंस में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, यहाँ पर भी PV है, यहाँ पर भी PV है, लेकिन जो डिफरेंट है वो राइट हैंड साइड है। और आपको मैथमेटिक्स का रूल पता है कि अगर दो इक्वेशंस में उनकी एक साइड दोनों की बराबर हो तो हम दूसरी साइड्स को भी बराबर रख सकते हैं। तो इसी रूल को देखते हुए हम ये चूंकि ये दोनों साइड्स बराबर हैं, PV और PV बराबर हैं, तो फिर ये जो दूसरी साइड्स रिमेनिंग हैं इनको भी इक्वल रखेंगे। और यहाँ पर मैंने लिख दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया, और कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 या फिर कंबाइनिंग भी कह सकते हैं आप, इक्वलाइजिंग भी कह सकते हैं, मकसद इनको इक्वल रखना है। तो मैंने इनको इक्वल रख दिया, जिसके बाद 1/3 M1 N1 C1 स्क्वायर बार इज इक्वल्स टू ये साइड इस साइड के इक्वल रखनी है। तो मैंने ये वाली साइड यहाँ पर प्लेस कर दी 1/3 M2 N2 C बार स्क्वायर। अब आपको पता है कि जो चीज़ें सेम होती हैं हम उनको यहाँ पर कैंसल आउट कर देते हैं। तो 1/3 यहाँ पर भी है, 1/3 यहाँ पर भी है, ये दोनों सेम है, तो मैंने इन दोनों साइड्स के ऊपर मैंने इनको कैंसिल कर दिया। लेकिन ये जो बाकी टर्म्स हैं क्या ये चेंज हो रही हैं? नहीं, तो फिर मैं इनको कैंसिल भी नहीं कर सकता। तो इनको कैंसिल नहीं करूंगा तो 1/3 कैंसिल आउट होके ये यहाँ से निकल जाएंगे और जो बाकी हमारे पास इक्वेशन बच जाएगी वो M1 N1 C1 बार स्क्वायर इज इक्वल्स टू M2 N2 C2 बार स्क्वायर, ये इक्वेशन आ जाएगी जिसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दूंगा। इसके बाद ज़रा बॉयल्स लॉ की डेरिवेशन इसी काइनेटिक गैस इक्वेशन में से और चार्ल्स लॉ की डेरिवेशन को ज़रा रिकॉल कीजिएगा, जिसमें हम स्टार्ट में पढ़ते थे कि हम जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है KMT उसका 8th पास्टुलेट को डिस्कस करते हैं। वहाँ पर हमने स्टार्ट से ये डिस्कस किया था बॉयल्स लॉ में, लेकिन एवोगैड्रोस लॉ में यहाँ पर हम ऑलमोस्ट मिड में जाकर हम 8th पास्टुलेट का अगेन सहारा लेते हैं, जिसको एवोगैड्रोस लॉ की टर्म्स में आपकी बुक में डिटेल से डिस्कस नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता चलूँ कि जब हम 8th पास्टुलेट की बात करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में तो वो क्या था, वहां पर 8th पास्टुलेट में ये बात डिस्कस की गई है कि जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर। एक कंटेनर के अंदर जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो उस गैस का
जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब जितना टेम्परेचर ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती चली जाएगी। किन की? गैस मॉलिक्यूल्स की। इक्वेशन को देखिएगा, चूंकि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना टेम्परेचर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा। लेकिन चूंकि एवोगैड्रोस लॉ के अंदर टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा था हमने, देखिएगा जरा, पी वी और टी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तीन चीज़ें कांस्टेंट थी। तो चूंकि ये टेम्परेचर भी कांस्टेंट था, जब मैं इसको दो गैसेस की टर्म्स में लिखूंगा तो फिर KE1 इज इक्वल्स टू, होना तो यहाँ पर भी T1 चाहिए था ना, क्योंकि मैं गैस 1 के टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। लेकिन चूंकि टेम्परेचर सेम है तो अगेन वही बात, फिर मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ मेंशन 1 या 2 मेंशन नहीं करूँगा। इसी तरह से जब हम सेकेंड गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो KE2 इज इक्वल्स टू T, यहाँ पर भी मैं T2 मेंशन नहीं करूँगा। 2 मेंशन ना करने की वजह ये चेंज नहीं हो रही। इन दो इक्वेशंस को आप इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे सकते हैं। इसके बाद अगर हम इन दो इक्वेशंस को अगेन वही रूल के मद्देनजर कि एक साइड बराबर है, लेकिन इस केस में राइट हैंड साइड बराबर है, टेम्परेचर दोनों इक्वल हैं, तो फिर आप लेफ्ट हैंड साइड्स को भी दोनों इक्वेशंस की इक्वल रख सकते हैं। तो देखिएगा ज़रा, मैंने ये KE1 वैसे ही पुट कर दिया जब मैं इनको इक्वलाइज करूँगा, और इस टेम्परेचर की जगह पर ये KE2 पुट करूँगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस इक्वल है। तो मैंने यहां पर KE1 के लिए KE1 को KE2 के बराबर रखने के बाद जो इक्वेशन बनी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी 2। इसको आप इससे भी याद रख सकते हैं कि अगर दो गैसेस का टेम्परेचर सेम है तो टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो अगर टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी उनकी सेम ही होंगी। उसके बाद अगर हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करें, आपको पता है फिजिक्स में आपने ये पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² एंड m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? गैस मॉलिक्यूल्स, तो फिर m क्या होगा? मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, और v दैट इज वेलोसिटी। और जब हम, मैं आपको बता चुका कि जब हम गैस मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे होते हैं तब यहाँ पर हम v यूज नहीं करते, यहाँ पर हम c बार स्क्वायर यूज करते हैं, दैट इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जब हम गैस मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे होते हैं तब हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर इस काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है हाफ mv² उसको मॉडिफाई करने के बाद ये इक्वेशन बनेगी, दैट इज हाफ mc²। v² की जगह पर सिंपली c² मैंने पुट कर दिया। और जब हम गैस 1 के मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तब हम उनके मास को m1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो उनकी वेलोसिटी होगी गैस 1 के मॉलिक्यूल्स की, उनकी उसको c1² से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम गैस 2 की बात करेंगे तो वहाँ पर उनका जो मास होगा वो m2 होगा, और उनकी जो वेलोसिटी होगी वो c2² के इक्वल होगी। तो फिर यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन का बनी, हाफ m1 c1² इज इक्वल टू हाफ m2 c2²। अगेन वही बात जैसा कि हमने यहाँ पर किया था, यहाँ पर भी ये हाफ दोनों जगह पर सेम ही है, तो फिर यहाँ पर भी मैं इनको कैंसल आउट कर सकता हूँ, और इनको कैंसिल करने के बाद जो बाकी इक्वेशन बचेगी दैट विल बी m1 c1² इज इक्वल्स टू m2 c2²। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम ये जो इस इक्वेशन 3 को इस इक्वेशन नंबर 6 से डिवाइड करेंगे। जब हम इस इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 6 से डिवाइड करेंगे तो उसके बाद ये ऊपर लिखेंगे ये वाली वैल्यू। इसका रूल यही है ना कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करते हैं, और जो राइट हैंड साइड होती है उसको राइट हैंड साइड से डिवाइड करते हैं। तो लिखिए ना ज़रा लेफ्ट हैंड साइड को। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन नंबर 3 पार्ट है दैट इज m1 n1 c1² मैंने ऊपर लिख दिया, और इक्वेशन नंबर 6 का ही लेफ्ट हैंड साइड जो है वो m1 c1² है, जो कि मैंने नीचे लिख दिया। इसको कैंसल आउट करने से पहले हम इसी को गैस नंबर 2 के कॉन्टेक्स्ट में भी देख लेते हैं कि जो राइट हैंड साइड होगी उसको इक्वेशन नंबर 3 की राइट हैंड साइड मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी, m2 n2 c² ऑफ 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 6 की राइट हैंड साइड m2 c2², जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। अब यहाँ पर कैंसलेशन कीजिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि डिवाइड करते हुए हम उन चीज़ों को कैंसल आउट करते हैं जो सेम होती हैं। तो यहाँ पर सेम क्या था? m1, तो नीचे भी m1 ऊपर भी m1, ये कैंसिल होगी। n1 यहाँ पर तो है लेकिन नीचे n1 नहीं है, जिसकी वजह से मैं इनको कैंसिल आउट नहीं कर सकता। c1² ऊपर भी है नीचे भी है, नॉमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो इनको भी कैंसिल कर दिया।
दूसरी साइड पर आइएगा, अगेन वही बात, m2 ऊपर भी m2 नीचे भी, कैंसल आउट कर दिया। n2 ऊपर तो है, नॉमिनेटर में तो है लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं, जिसकी वजह से कैंसल आउट नहीं हो सकता। C2 बार स्क्वायर, यस, ये नॉमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, जिसकी वजह से ये भी कैंसलेशन होगी। तो ये बाकी सारे फैक्टर्स खत्म हो गए, जो बचने वाला फैक्टर सिर्फ n1 जो मैंने यहाँ पर नीचे मेंशन कर दिया और n2 जो इस साइड पर आ गया। सो आवर फाइनल इक्वेशन इज n1 इज इक्वल्स टू n2, दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। और आपको पता है एवोगैड्रोस लॉ की अब हम इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं, वो क्या है कि एवोगैड्रोस लॉ आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम रखते हैं तो फिर दो गैसेस के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखें, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गैस 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गैस 2, तो इन दोनों को इक्वल आ गए। तो जब ये इक्वल हैं तो फिर यहाँ पर हमने एवोगैड्रोस लॉ को प्रूव कर दिया, हैंस एवोगैड्रोस लॉ इज प्रूव्ड। अब इसके बाद एवोगैड्रोस लॉ के बाद जो हमारा नेक्स्ट लॉ है दैट इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन वाज रिप्रेजेंटेड बाय अ साइंटिस्ट ग्राहम। खैर हमें इसका डिस्कस करने का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा मकसद इस ग्राहम लॉ से हमारा मकसद ये जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है इससे ग्राहम लॉ को डिराइव करना है मैथमेटिकली। तो चलते हैं इसी की तरफ। यहाँ पर हमने एवोगैड्रोस लॉ में दो गैसेस ली थी, लेकिन ग्राहम लॉ के अंदर हम एक ही गैस का सहारा लेंगे। तो देखते हैं ज़रा, अगेन काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या थी, PV इज इक्वल्स टू 1/3 mNc बार स्क्वायर, यही काइनेटिक गैस इक्वेशन थी जी। तो अब यहाँ पर जो एवोगैड्रोस नंबर है दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों, आपने बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसको एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल रख दिया। सर उसकी रीज़न क्या है, तो रीज़न बड़ी सिंपल है, हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स एक ले रहे हैं, यानी 1 नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं। हम जब नंबर ऑफ मोल्स 1 की बात करेंगे, देखें नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है, स्मॉल n इज इक्वल्स टू कैपिटल N मीन्स नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ऐसा ही था जी। तो अब अगर हम नंबर ऑफ मोल्स 1 ले रहे हैं, यहाँ पर मैं 1 पुट करूँगा, तो जब मैं 1 पुट करूँगा तो फिर n डिवाइडेड बाय NA हो जाएगा। तो ये NA यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, डिवाइड कर रहा है, तो दूसरी साइड पर जाकर 1 से मल्टीप्लाई होगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो फिर भी NA ही रहेगा। तो ये बात साबित हुई कि जब हम 1 नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर n मीन्स नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम 1 नंबर ऑफ मोल की बात कर रहे थे, तो फिर मैंने इस n की जगह पर मैंने ये Na प्लेस कर दिया। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनी, PV इज इक्वल्स टू 1/3 mNac बार स्क्वायर। दूसरी चीज़ जो नेक्स्ट इक्वेशन में हमें दिखाई दे रही है वो क्या है कि जो कैपिटल M दैट इज द मास ऑफ मोलर मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ये किसके इक्वल होता है, मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो इसी इक्वेशन को पुट कीजिएगा ज़रा इसके अंदर, ये Na है जी। जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो फिर हमारे पास इक्वेशन आएगी PV इज इक्वल्स टू 1/3 mc स्क्वायर, c बार स्क्वायर आ जाएगी हमारे पास ये इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करेंगे तो फिर ये जो c बार स्क्वायर है ये यहाँ पर रहेगा, ये जो 3 है ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, 3PV डिवाइडेड बाय ये जो m है ये यहाँ पर नॉमिनेटर में है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, 3PV डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो ये हमारे पास जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है उसकी इक्वेशन आ गई। अब अगर हम इसी इक्वेशन के दोनों साइड्स पर इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो जब हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर c बार स्क्वायर रूट इज इक्वल टू √3PV डिवाइडेड बाय कैपिटल M, ये इक्वेशन आ जाएगी। और आप पहले पढ़ चुके हैं KMT में कि जो ये इक्वेशन, ये जो एक्सप्रेशन है c बार स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू CRMS, दैट इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी थी, जब आपने इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बन गई, और जब ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बन गई तो इसको आप कैपिटल C और इसकी साइड पर RMS लिखकर इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तो इसी तरह से लिखा, लेकिन जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसमें मैंने यहाँ पर CRMS पुट कर दिया, बाकी इक्वेशन उसी तरह से ही रही। और जो दूसरा स्टेप है यहाँ पर CRMS इज इक्वल टू कैपिटल 3P डिवाइडेड बाय कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल V। यहाँ पर मैंने क्या किया, अब इस क्वेश्चन में देखेगा ज़रा, ये जो V है
ये नॉमिनेटर में है। और यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन में मैं यही v को m के नीचे ले आया हूँ। वो किस तरह से, आपको ये भी पता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं मैथमेटिक्स की, तो वहाँ पर अगर कोई चीज़ बटे के नीचे बटा है तो फिर हम उसको सबसे ऊपर वाले बटे में लाकर लिख सकते हैं। तो इसी को उलट कीजिएगा। अब आपको किस तरह से समझ आएगी, देखिएगा ज़रा। अगर फर्ज करें यहाँ से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं कि मैंने ये वाला एक बटा है, एक ये बटा है। अब ये वाला जो वॉल्यूम है v, ये बटे के नीचे बटा है। तो यहाँ पर जब मैं v लिखूंगा तो फिर इसका मतलब होगा कि ये नॉमिनेटर में ही है। तो फिर जब इस तरह से हमने समझ लिया, तो जब मैं नॉमिनेटर में लिखूंगा तो इस तरह से आ जाएगा। तो इसी को रिवर्स कीजिएगा तो ये जो वॉल्यूम होगा वो m के नीचे आ जाएगा। तो जब इस तरह से लिखने का मकसद आप पूछेंगे तो इस तरह से लिखने का मकसद इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है। अब आप पूछेंगे सर सिंप्लीफाइड फॉर्म में किस तरह से आप लेकर आए, तो डेंसिटी मैस ओवर वॉल्यूम के इक्वल होती है। तो एक्चुअली ये वॉल्यूम को मैस के नीचे लाने का मकसद डेंसिटी का रिलेशन बनाना था, तो ताकि हम यहाँ पर डेंसिटी का डी पुट कर सकें। तो डेंसिटी किसके बराबर होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर मैस पर यूनिट वॉल्यूम की जगह पर मैं डी पुट कर सकता हूँ। जी सर बिल्कुल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डी को पुट कर दिया। यहाँ पर डेंसिटी के डी को पुट करने के बाद जो मेरे पास फाइनल इक्वेशन आई, दैट इज CRMS इज इक्वल टू √3p डिवाइडेड बाई डी, दैट इज द फाइनल इक्वेशन। अब आपको पता है कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और रेडियस क्या है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के, जो गैसेस हैं वो कितना डिफ्यूज कर सकती हैं। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इनके डिफ्यूजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन के। अब ये जो r है दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब ये r, अब चूंकि ये देखिएगा ज़रा समझने वाली बात, चूंकि ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इस रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर ये रेडियस जो है वो इस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मींस ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फिर ये इसके डायरेक्टली भी प्रोपोर्शनल हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये इसके इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल है तो फिर ये इसके इक्वल भी हो सकता है। तो जब मैं इसको r को, रेट ऑफ डिफ्यूजन को इस इक्वेशन के इक्वल रखूंगा तो फिर मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √3p डिवाइडेड बाय d। यहाँ पर ये d है। अब अगर मैं फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर जो प्रेशर है मैं उसको कांस्टेंट रख देता हूँ, प्रेशर चेंज नहीं कर रहा, तो जब ये 3 भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है जो चेंज नहीं हो रहा, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बचेगी, ये ऊपर वाली दो वैल्यूज़ तो ख़त्म हो गई, बाकी सिर्फ स्क्वायर रूट बच गया और d बच गया जो कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन वैसे का वैसा ही रहा। तो r इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√d, दैट इज द फाइनल इक्वेशन फॉर द ग्राहम्स लॉ। आप ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको फाइनल इक्वेशन यही दिखाई देगी। हेंस वी प्रूव्ड ग्राहम्स लॉ। दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। हमने यहाँ पर दो लॉज को डिराइव किया जिनमें एवोगैड्रोस लॉ थे और ग्राहम्स लॉ थे, और इनको बड़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया। दैट वाज ऑल अबाउट फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।